नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी पंचशील एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं वंदना स्वागत करती हूं आप सभी का हिंदी की क्लास में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। पिछली कक्षा में हमने बात की थी समास के बारे में। समास की जब हमने बात की थी तो हमने देखा था कि समास दो शब्दों के निर्माण से बनने वाला नवीन और सार्थक शब्द। फिर इसके बाद हमने देखा था कि समास निर्माण करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है तथा जब समास विग्रह किया जाएगा तब हमें इसे किस प्रकार से तोड़ना है। इसके बाद हमने देखा था कि समास जब हमारे पास नया शब्द बन के आएगा तो उसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है, उत्तर पद होता है, प्रधान पद होता है। इसके बाद हमने बात की थी इसके भेदों के बारे में। समास के भेद 6 भेद: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो पिछली कक्षा में हमने बात कर ली थी अव्ययी भाव समास के बारे में और तत्पुरुष समास के बारे में। अव्ययी भाव में हमने देखा था नंबर 1 चीज, तो उसमें प्रथम पद प्रधान, उसके साथ ही उपसर्गों में उनका प्रयोग किया गया हो। कई बार प्रथम पद की जगह द्वितीय पद भी प्रधान हो सकता है। उसके बाद हमने बात की थी इसके दूसरे भेद के बारे में, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की जब हमने बात की थी तो उसमें उत्तर पद प्रधान, इसके साथ साथ ही तत्पुरुष समास में प्रयोग किया जाता है कारकों का। कर्ता और संबंध समकर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर अन्य सभी 6 कारकों का प्रयोग तत्पुरुष समास में किया जाता है। फिर इसके बाद हमने देखा था कि इसके 6 भेदों में किस किस प्रकार से समास के शब्दों का प्रयोग होता है। तो आज हम बात करेंगे इसके अगले भेद कर्मधारय समास की। पिछले 2 भेदों में हमने बात देखा किस किस प्रकार से शब्द निर्माण होता है, उनका वाक्य विग्रह किया जाता है। आज बात करेंगे इसके तीसरे भेद की, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जहां पर उत्तर पद प्रधान हो तथा ऐसे शब्दों का मेल हो जिनमें एक विशेष्य तथा दूसरा शब्द विशेषण हो और एक शब्द उपमेय हो तथा दूसरा शब्द उपमान हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तत्पुरुष समास की तरह ही इसमें भी कौन सा पद प्रधान है? उत्तर पद प्रधान तथा एक विशेष्य हो दूसरा विशेषण हो, यानी कि एक शब्द की विशेषता बताई जा रही हो तथा दूसरा शब्द उस दूसरे शब्द की विशेषता प्रकट करता हो। एक उपमेय हो दूसरा उपमान हो, यानी कि एक से तुलना की जा रही हो तथा दूसरे की तुलना हो रही हो, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य कहलाता है। समास की जब भी बात होगी तो हमारे पास एक पदबंध से निकलकर शब्द निकलकर आएगा जिसमें भी 2 शब्द होंगे और विभक्तियों का लोप हो चुका होगा। तो यहाँ पर कर्मधारय समास की बात हो रही है। कर्मधारय समास में हमने क्या देखा? एक विशेष्य और दूसरा विशेषण, या एक उपमेय तथा दूसरा उपमान। अब बात करें कि जो हमारे पास समास शब्द निकल कर आएगा उसमें जो हमारे पास पहला पद होगा वह विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। इसी प्रकार पहला पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय होगा। जहां पर भी आपको समास के शब्दों में ये उपमान, उपमेय या विशेषण और विशेष्य पद दिखे, वे सारे शब्द किस समास के अंतर्गत आएंगे? कर्मधारय समास के अंतर्गत। या कर्मधारय समास को हम अपनी सुविधा के लिए इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि जहां पर वाक्य विग्रह करने पर हमें बीच में क्या दिखे? के समान या रूपी। जहां पर भी वाक्य विग्रह करने पर या समास विग्रह करने पर हमारे पास बीच में शब्द आ रहे हो के समान या रूपी, या जहां पर हमें ऐसा प्रतीत हो कि इस शब्द की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जा रही हो, वस्तु से की जा रही हो, जहां पर भी तुलना की बात होगी, कंपैरिजन की बात होगी, वे सभी शब्द हमारे पास आएंगे कर्मधारय समास के अंतर्गत। आइए कुछ एक उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं कि विग्रह करने के बाद हमारे पास समास इसके मध्य रूपी या के समान किस प्रकार से आते हैं। पहला उदाहरण यदि हम देखें, हमारे पास शब्द दिया गया है भवजल।
भव रूपी जल। तो आप देख सकते हैं वाक्य विग्रह करने के बाद हमारे पास बीच में आ रहा है रूपी। अगला शब्द कीर्तिलता, कीर्ति रूपी लता। इसके बाद अगला शब्द हमारे पास दिया गया है भक्ति सुधा, भक्ति रूपी सुधा। तो ये तीनों ही उदाहरण हमारे पास जो दिए गए हैं, जब हम इसका समास विग्रह करते हैं, इसका वाक्य बनाते हैं, तो इन तीनों में ही हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है? रूपी। रूपी यानी कि उसके रूप के अनुसार। जहां पर भी कंपैरिजन की बात होगी, तुलना की बात की जाएगी, वे सभी शब्द हमारे पास आएंगे कर्मधारय समास के अंतर्गत। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास शब्द दिया गया है मुखारविंद, अरविंद के समान मुख। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख की तुलना किससे की जा रही है? अरविंद से। और ये अरविंद क्या होता है? यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि अरविंद शब्द किस शब्द का पर्यायवाची होता है, तो अरविंद शब्द हमारे पास पर्यायवाची होता है किसका? कमल। तो यहाँ पर मुख की तुलना किससे की जा रही है? कमल से। मुखारविंद, अरविंद के समान मुख। तो आप देख सकते हैं कि जब शब्द हमारे पास दिया गया था मुखारविंद, तथा समास विग्रह करने के बाद हमारे पास वाक्य निकल कर आ रहा है अरविंद के समान मुख। इसी प्रकार अगला उदाहरण पुत्र रत्न, रतन के समान पुत्र। अब इन दोनों ही उदाहरणों में हम देख सकते हैं वाक्य विग्रह करने के पश्चात हमारे पास बीच में विभक्ति कहें या कारक कहें, क्या निकल कर आ रहा है? के समान। तो इसकी परिभाषा में हमने देखा था कि जिन भी शब्दों का शब्द विग्रह करने के बाद हमारे पास बीच में शब्द निकल कर आए रूपी या के समान, वे सभी शब्द हमारे पास किस भेद के अंतर्गत आएंगे? कर्मधारय समास। अगला उदाहरण देखते हैं विरह सागर, विरह रूपी सागर। पर्णकुटी, पत्तों से बनी हुई कुटी। तो आप देख सकते हैं कि कर्मधारय समास के अंतर्गत नंबर चीज, सबसे पहली चीज जहां पर उत्तर पद प्रधान हो तथा इसके साथ साथ ही एक विशेष्य हो, दूसरा विशेषण हो, एक उपमेय हो, दूसरा उपमान हो, या जिन भी शब्दों के समास विग्रह करने के पश्चात हमें ये प्रतीत हो कि इन शब्दों में क्या हो रही है? तुलना हो रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है, वे सभी शब्द हमारे पास समास के किस भेद के अंतर्गत आएंगे? कर्मधारय समास के अंतर्गत। अब ये विशेष्य विशेषण क्या है, उपमा उपमेय क्या है, उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने एक तरफ विशेषण लिखे गए हैं तथा दूसरी शब्द विशेष्य लिखे गए हैं। विशेषण यानी कि जो समास शब्द हमारे पास दिया गया हो, वे सभी शब्द कहलाएंगे विशेषण। विशेष्य की अगर हम बात करें तो विग्रह करने के पश्चात जिसकी तुलना की जा रही है, हमारे पास जो भी शब्द निकल कर आ रहे हैं, वे सभी विशेष्य की श्रेणी में। आइए देखते हैं। पहला शब्द हमारे पास दिया गया है नील कमल। इसके वाक्य विग्रह नीला है जो कमल। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। अधपका, आधा है जो पका। महाराज, महान है जो राजा। परमानंद, परम है जो आनंद। भला मानस, भला है जो मानस। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से हमारे पास यहाँ शब्द दिए गए हैं, विशेष्य शब्द कौन से हैं, विशेषण शब्द कौन से हैं, तथा किस प्रकार से इनकी तुलना की जा रही है। तो पिछले उदाहरणों में जैसे हमने देखा था कि विभक्ति या कारक का प्रयोग हो रहा था समान या के रूपी, उसी प्रकार विशेष्य विशेषण के शब्द जब हमारे पास दिए गए हो तो समास विग्रह करने पर, वाक्य विग्रह करने पर हमारे पास बीच में जो विभक्ति आएगी है जो। समास विग्रह करने पर, शब्द को तोड़ने पर हमारे पास जो शब्द विग्रह निकल कर आएगा उसमें हमारे पास विभक्ति या कारक चिन्ह किसका प्रयोग होगा? है जो। वे सभी शब्द हमारे पास समास की किस भेद के अंतर्गत आएंगे? कर्मधारय समास। ये तो बात थी विशेष्य और विशेषणों की। अब बात करते हैं उपमा तथा उपमान। उपमान हमारे पास कौन से शब्द होंगे, उपमेय हमारे पास कौन से शब्द निकल कर आएंगे, आइए देखते हैं। पहला शब्द हमारे पास दिया गया है देहलता।
और ये देहलता शब्द हमारे पास क्या रहेगा, उपमान। जब हम इसका वाक्य विग्रह करते हैं तो वाक्य हमारे पास निकल कर आ रहा है लता रूपी देह। घनश्याम घन के समान श्याम, विद्याधन विद्या रूपी धन, भवजल भव रूपी जल, कनकलता कनक के समान लता, भुजदंड दंड के समान भुजा, चरण कमल कमल के समान चरण। तो इन उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसी एक की तुलना किसी दूसरे के साथ की जा रही है। कहीं पर शब्द विशेषण है, कहीं पर विशेष्य है, कोई शब्द उपमान है, कोई उपमेय है। इन चारों में से हमारे पास कोई भी शब्द दिया गया हो, ये सभी शब्द समास के किस भेद के अंतर्गत आएंगे, समास के किस भेद के अंतर्गत आएंगे, ये सभी शब्द कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में हमने देखा उत्तर पद प्रधान हो, एक विशेष्य दूसरा विशेषण, एक उपमेय दूसरा उपमान, तथा हमने इसके कुछ एक उदाहरण देखे। विशेषण विशेष्य किस प्रकार से आएंगे, उपमान उपमेय किस प्रकार से आएंगे। ये बात थी समास के तीसरे भेद की। अब बात करते हैं समास के अगले भेद की, समास के चौथे भेद की, द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान किस प्रकार से की जाती है, या द्विगु समास में हमारे पास कौन कौन से शब्द आएंगे, आइए उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं तथा इसकी परिभाषा से समझते हैं कि द्विगु समास में हमारे पास कौन कौन से शब्द आएंगे। द्विगु समास, इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है तथा किसी समूह विशेष का बोध कराता है। वे शब्द जिसमें कि पहला पद हमारे पास क्या दिया गया हो, संख्यावाची, तथा शब्द इस प्रकार से दिया गया हो कि क्या हो, हमें किसी समूह का बोध कराए। वे सभी समास के उदाहरण हमारे पास किस भेद के अंतर्गत आएंगे, द्विगु समास के अंतर्गत। आइए अब उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि इसमें किस प्रकार से संख्या दी गई हो तथा समूह का बोध करवाएं। पहला शब्द ही हमारे पास दिया गया है द्विगु। यदि द्विगु शब्द के वाक्य रचना की हम बात करें तो दो गायों का समाहार, और ये समाहार शब्द हमारे पास क्या है, समूह, जिसमें संख्यावाची हो या समूह का बोध करवाए। उसी प्रकार अगला उदाहरण, तीन त्रिलोक तीन लोकों का समाहार, नवरत्न नवरत्नों का समाहार, त्रिफला तीन फलों का समाहार, सप्ताह 7 दिनों का समूह, चौमासा 4 मासों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समाहार, चारपाई 4 पैरों का समाहार। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारे पास संख्यावाची कहें या समूह विशेष का बोध कराने वाले सभी शब्द, जो भी शब्द हमें दिए गए हो तथा उनका वाक्य विग्रह करने पर हमारे पास क्या निकल कर आए, संख्यावाची शब्द या समूह का बोध कराने वाले शब्द। वे सभी शब्द हमारे पास समास के किस भेद के अंतर्गत आएंगे, द्विगु समास के अंतर्गत। संख्यावाची शब्द या समूह का बोध कराने वाले शब्द, वे सभी शब्द द्विगु समास के अंतर्गत। इसके कुछ एक और उदाहरण आप सबके सामने हैं। पंचवटी 5 वटों या 5 वृक्षों का समाहार, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार। अष्टाध्यायी, यदि हम अष्टाध्यायी की बात करें तो अष्टाध्यायी हमारे पास क्या है, संस्कृत भाषा का व्याकरण। पंचतत्व 5 तत्वों का समूह, नवरात्र नवरात्रियों का समूह, दोराहा 2 राहों का समाहार। इसी तरह के कुछ एक शब्द आगे भी आपको दिए गए हैं। तो जिन भी शब्दों में समास विग्रह करने के बाद हमारे पास संख्यावाची निकल कर आए या ऐसे शब्द जो समूह का बोध कराएं, वे सभी शब्द हमारे पास समास के किस भेद के अंतर्गत आएंगे, द्विगु समास के अंतर्गत। ये बात थी समास के चौथे भेद की, द्विगु समास की। अब बात करते हैं समास के 5वें भेद की, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं, द्वंद्व समास में हमारे पास कौन कौन से शब्द आएंगे, आइए इसकी परिभाषा के माध्यम से देखते हैं तथा उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि हम द्विगु समास को द्वंद्व समास को किस प्रकार से पहचान सकते हैं। द्वंद्व समास, समास का वह रूप जिसमें प्रथम और द्वितीय दोनों पद ही प्रधान हो।
समास के पिछले भेदों में हमने देखा कहीं पर पहला पद प्रधान था, कहीं पर दूसरा पद प्रधान था, परंतु समास के इस भेद में हमें क्या कहा गया है कि समास का वह भेद जिसमें कि दोनों ही पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। या जिन भी शब्दों के बीच में हमें क्या लगा हुआ दिखे, योजक चिन्ह। ऐसे शब्द जो हमारे पास शब्द युग्म दिया गया हो तथा उन शब्दों के बीच में हमें लगा हुआ दिखे योजक चिन्ह, तथा विभक्ति करने पर शब्दों के बीच में क्या निकल कर आए, और। द्वंद्व समास, सबसे पहली चीज तो समास का वह रूप या वह भेद जिसमें प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान हो तथा जिसके बीच में हमें योजक चिन्ह लगा हुआ दिखे। देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ एक शब्द दिए गए हैं, आजकल, आज और कल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जब हम शब्द विग्रह करेंगे तो हमारे पास दोनों ही शब्द कैसे आएंगे, प्रधान। अच्छा बुरा, इसके बीच में हमें योजक चिन्ह लगा हुआ दिख रहा है, अच्छा या बुरा। अच्छा और बुरा, आगा पीछा, नीचे ऊपर, दूध रोटी। तो इन आप देख सकते हैं कि इन सभी शब्दों के मध्य क्या लगा हुआ है, योजक चिन्ह। तथा समास विग्रह करने पर हमारे पास शब्द क्या निकल कर आएगा, अच्छा या बुरा या अच्छा और बुरा। पदों के अर्थ की प्रधानता के आधार पर इसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं। यानी कि द्वंद्व समास के अंतर्गत ऐसे शब्द आएंगे जिनमें कि दोनों ही पद समान रूप से हो, दोनों ही पद प्रधान हो। आइए इसके कुछ एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हमारे पास स्क्रीन पर लगे हुए हैं। कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। शस्त्रास्त्र, शस्त्र और अस्त्र। शीत तप, शीत या आतप। यश अपयश, यश और अपयश। शीतोष्ण, शीत और उष्ण। यानी कि ऐसे शब्द जिनमें कि दोनों ही पद प्रधान हो, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो तथा वाक्य विग्रह करने पर हमारे पास बीच में क्या निकल कर आए, या तो और निकल कर आए या फिर या निकल कर आए। वे सभी शब्द हमारे पास समास के किस भेद के अंतर्गत आएंगे, वे सभी शब्द समास के द्वंद्व भेद के अंतर्गत। तो ये थे द्वंद्व समास के कुछ एक उदाहरण। अब बात करते हैं समास के आखिरी भेद, जो कि रहेगा बहुव्रीहि समास। जब हमने समास पढ़ना शुरू किए थे मैंने उस समय भी आपको बताया था कि समासों का राजा किस समास को कहा जाता है, बहुव्रीहि समास को। आइए जानते हैं कि बहुव्रीहि समास में कौन कौन से शब्द आएंगे। यदि किसी सांसिक पद में प्रयुक्त प्रथम एवं द्वितीय दोनों पद अपना मूल अर्थ खोकर कोई अन्य अर्थ प्रकट करें। द्वंद्व समास में हमने देखा दोनों ही पद प्रधान, उसी प्रकार बहुव्रीहि समास में भी हमारे पास क्या कहा गया है कि यदि इसमें प्रयुक्त प्रथम और द्वितीय पद अपने अर्थ को छोड़कर किसी अन्य अर्थ को प्रकट करें, उन्हें बहुव्रीहि समास कहा जाता है। इस समास में दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, अर्थात इस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है। जिस प्रकार समास के अन्य भेदों में उसके जो हमारे पास शब्द दिए गए होते उनके ही अर्थ की प्रधानता रहती थी, या तो प्रथम पद प्रधान होता था या द्वितीय पद प्रधान होता था या दोनों ही पद प्रधान होते थे। परंतु बहुव्रीहि समास में न ही प्रथम पद प्रधान रहेगा ना ही द्वितीय पद प्रधान रहेगा। जब भी इसका समास बनेगा तो यह किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करेगा तथा समास विग्रह करते समय पूर्व एवं परप्रत के मध्य जो, जैसे कि अन्य समासों में हमने देखा कहीं पर है जो, के समान, रूपी और या, ये सभी शब्द बीच में आ रहे थे। उसी प्रकार बहुव्रीहि समास में हमारे पास समास विग्रह करने पर बीच में क्या शब्द निकल कर आएगा, जो, जिसका, जिसकी या जिसके। ये सभी शब्द जिस भी शब्द के बीच में लगे हुए दिखे वे सभी शब्द हमारे पास आएंगे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। या आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ स्टार करके या ब्रैकेट करके भी लिख सकते हैं कि अधिकतम समय इसमें कौन से शब्द आएंगे, पर्यायवाची शब्द।
वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द के क्या हो, पर्यायवाची शब्द हो, या ऐसे शब्द जो अपने मूल अर्थ को छोड़कर कोई तीसरा अर्थ प्रकट करते हो, वे सभी शब्द हमारे पास आएंगे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। आइए अब उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं कि इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र वह, या तीन है नेत्र जिसके, और वह तीन नेत्रों वाले कौन है, शिव जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि त्रिनेत्र किसका पर्यायवाची हो जाएगा, शिव जी का। उसी प्रकार आशुतोष, आशु हो जाता है जो तोष, यानी कि आशु यानी कि शीघ्र और तोष संतुष्ट, यह भी किसका पर्यायवाची है, शिव का। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, मौली यानी शीश पर, वह भी कौन, शिव जी। चंद्रचूड़ और चंद्रशेखर, चंद्र है चूड़ पर जिसके, या चंद्र है शीश पर जिसके। और अगला उमेश, उमा का है जो ईश, यहाँ पर उमा शब्द किसका पर्यायवाची हो जाएगा, पार्वती का, और उमा का जो ईश है वह शिव जी। शूल पाणी, शूल है जो पाणी, शूल है पानी में जिसके, यानी कि जिसके हाथ में त्रिशूल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सभी शब्द यद्यपि अपने आप में क्या है, अलग अलग शब्द हैं, इनका अपना अपना अर्थ है, परंतु जब भी समास की बात होगी तो समास में ये शब्द क्या है, एक ही शब्द को, एक ही व्यक्ति को प्रकट कर रहे हैं। इन सभी शब्दों का अर्थ एक ही है, जो है भगवान शिव के ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द यदि हम देखें, तिरंगा, तीन है रंग जिसके। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यह द्विगु समास के अंतर्गत क्यों नहीं आया शब्द तिरंगा, तीन रंग वाला। यहाँ पर भी तो संख्या का प्रयोग किया गया है, परंतु तिरंगा हमारा क्या है, राष्ट्र ध्वज। यही कारण है कि ये शब्द द्विगु समास के अंतर्गत ना आके बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार शाखा मृग, शाखा पर दौड़ता है जो मृग, और यह शब्द किसका पर्यायवाची होगा, बंदर का। वक्रोदर, वक्र है उदर जिसका, ये शब्द गणेश। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश, और उदर यानी कि पेट। दिनेश, दिन का है जो ईश, और दिन का ईश कौन है, सूर्य। तो ये बात थी बहुव्रीहि समास के बारे में। पिछली कक्षा में हमने देख लिए थे समास के दो भेद, आज हमने देखे समास के अगले चार भेद। सबसे पहले हमने देखा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान रहेगा, इसकी पहचान किस प्रकार से की जाएगी, तथा इसमें विशेष्य विशेषण, उसके बाद उपमा उपमान। इसके बाद हमने देखा द्विगु समास, जिसमें कि पहला पद क्या था, संख्यावाची तथा पूरे समूह का बोध करवाता हो। फिर हमने इसके कुछ एक उदाहरण देखे। इसके बाद हमने बात की द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान तथा बीच में योजक चिन्ह लगा हो। फिर हमने इसके कुछ एक उदाहरण देखे, तथा आखिर में हमने बात की समासों के राजा बहुव्रीहि समास की, जहां पर दोनों ही पद दिए गए हो परंतु किसी की भी प्रधानता ना हो, दोनों पद किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करें। तो ये बात थी समासों के बारे में। समासों से रिलेटेड यदि आपको किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न हो, कोई भी टॉपिक आपको समझ ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करें हमारे पंचशील एजुकेशन अकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।